अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री का मुताल्ला करते हैं तो जिम डायनेस्टी के दौर में एक ऐसी बीमारी पाई जाती थी जिसे आज अगर हम ट्रांसलेट करें तो उसे वाटर पॉइज़न कहते हैं। वो बीमारी फैलती थी पानी की वजह से, तो लोग कहते थे कि पानी जहरीला होता है तो ये बीमारी फैलती है, और इस बीमारी की वजह से अमवात भी देखने में आई। बुखार बहुत ज़्यादा हो जाता था और कुछ ही दिन में इंसान की मौत हो जाती थी, बट अभी तक जो रीज़न था वो अननोन था। 19वीं सेंचुरी आते आते एक बात डिस्कवर होने लगी और इस बीमारी को कहा जाने लगा डिंगा, जो कि बेसिकली एक वर्ड से ड्राइव हुआ था, वो था किडिंगा पोपो। और इस लफ्ज़ का मतलब यह है कि एक ऐसी बीमारी जो कि किसी शैतानी ताकत की वजह से होती है, क्योंकि इस बीमारी के अंदर इंसान का बचना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो लोग ऐसा ख्याल करते थे कि ये जो बीमारी है वो किसी शैतानी ताकत की वजह से होती है। फिर इसी डिंगा से मिलता जुलता एक और लफ्ज़ डेंगी मिला, जिसका मतलब ये होता है कि डिसलाइक फॉर मूवमेंट, कि जो भी इंसान है जिसको भी बीमारी होती थी उसे मूव करना अच्छा नहीं लगता, उसे हरकत करना मुश्किल लगता है, बहुत ही उसमें परेशानी होती है। बल्कि इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि हड्डियाँ टूट रही हैं, हड्डियों में बहुत दर्द होता है और जो मूवमेंट है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। लेकिन फाइनली 1828 में इस बीमारी को नाम दिया गया डेंगी का। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डेंगी के बारे में बात करेंगे कि जो डेंगी फीवर है ये क्या होता है, क्यों होता है और कैसे इसकी प्रिवेंशन की जा सकती है। सिंध भर में 24 घंटों के दौरान 97 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हो गए। डेंगू वायरस की पैदाइश मौसमी और जोग्राफियाई अनासिर के मिलाप से होती है। 90 से ज्यादा केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से 95% केसेस कराची में रिपोर्ट है। इस मच्छर का रंग स्याह होता है और उस पर सफेद रंग की धारियां होती हैं। तो अगर बात करें हाल ज़माना की, तो पाकिस्तान में स्पेशली जब से ये सैलाब आया है, जो डेंगी है उसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ये एक वबा की सूरत इख्तियार कर रहा है और अमवात देखी जा रही हैं, लोग बीमार नज़र आ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के अंदर इसकी हिस्ट्री आज से नहीं है। पाकिस्तान में डेंगी का पहला जो मरीज़ मालूम किया गया था वो 1994 में हुआ था। पहला मरीज़ जो मिला था हमें डेंगी का वो 1994 में मिला था, पर इतने ज़्यादा कभी देखे नहीं गए थे पेशेंट। बट फाइनली जब 2010 में सैलाब आया था तो उसके बाद डेंगी जो है वो वाइड स्प्रेड हो गया था, बहुत ज़्यादा फैल गया था पूरे पाकिस्तान के अंदर, और फिर होते होते इसने एक वबा की शक्ल इख्तियार कर ली। फिर 2014 में और अब फाइनली 2022 के सैलाब की वजह से इस बीमारी में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डेंगी के हवाले से कि जो डेंगी है वो क्यों होता है। याद रखिए, डेंगी की ट्रांसमिशन के पीछे एक मच्छर जिम्मेदार है, और वो जो मॉस्किटो है बेसिकली वो एक फीमेल मॉस्किटो होता है, ठीक है, जो कि होता है एडीज एगिप्टी, और एक और स्पीशी भी है जो कि इसके फैलाने का जिम्मेदार है, वो है एडीज गेनस। ये दो किस्म के मच्छर होते हैं जो कि आम तौर पे बाइट करते हैं ऐसे शख्स को जो कि इन्फेक्टेड होता है और फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। होता यह है कि जब भी ये मच्छर किसी इंसान को काटता है, यानी कि ये वायरस उस शख्स के ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करता है, तो ये जो वायरस है ये ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए सबसे पहले ब्लड में मौजूद प्लेटलेट्स को अटैक करता है, और ये प्लेटलेट्स को अटैक करने के बाद अपने रेप्लिका बनाता है, यानी कि अपनी और कॉपीज़ बनाता है। एक वायरस एक सेल एंटर हो गया और वो अपनी कॉपीज़ बनाता है, और वो सारी कॉपीज़ जो है वो प्लेटलेट्स को अपने ज़ेरे असर ले लेती हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई फॉरेन एंट्री हमारी बॉडी के अंदर होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम जैसे ही देखता है कि प्लेटलेट्स जो है वो कोई ख़राबी कर रहे हैं, वो उन इन्फेक्टेड प्लेटलेट्स को मारना शुरू कर देता है, और इन्फेक्टेड के साथ साथ जो हमारे पास नॉर्मल प्लेटलेट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में मौजूद होते हैं ये उन्हें भी ख़त्म कर देता है। यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि जो प्लेटलेट्स है उसका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का, यानी कि वो ब्लड को रोकने का काम करता है। अगर हमें चोट लगती है तो जो ब्लड थोड़ी देर बाद रुक जाता है वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो क्या होगा अगर हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्लेटलेट्स की तादाद कम हो जाए? तो याद रखिए, ऐसी सूरत के अंदर जो हमारी नसें हैं वो भी परमिएबल हो जाती हैं, यानी कि उनके अंदर से ब्लड रिसने लगता है, हमारे ऑर्गन से ब्लड रिसने लगता है, और जब ब्लड की कमी ऑर्गन्स के लिए होती है तो हो जाता है ऑर्गन फेलियर। और उससे भी पहले जब इम्यून सिस्टम इनसे लड़ रहा होता है तो टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है, और इसी के साथ साथ जो हड्डियां हैं वो शदीद दर्द करने लगती हैं प्लेटलेट्स की कमी की वजह से,
और सबसे ज़्यादा जो सिचुएशन हमारे यहाँ कॉमन देखी गई है वो है डेंगू फीवर की, जिसे हेमोरेजिक फीवर भी कहा जाता है, जहाँ पर मैंने बताया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार जाता है, हड्डियों में दर्द होता है और डिसलाइक ऑफ मूवमेंट तो होती है, इंसान मूव करना नहीं चाहता। अब बात कर लेते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डेंगू की अफजाइश करते हैं, यानी कि इसमें जो इजाफा देखा जा रहा है वो किस वजह से देखा जा रहा है। याद रखिए 7 ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेंगू को बढ़ावा देते हैं, यानी कि इस मच्छर को बढ़ावा देते हैं या इस बीमारी को फैलने में अपना असर डालते हैं। इसमें से सबसे पहला है टेम्परेचर का हाई होना। याद रखिए डेंगू जो मच्छर है ये नशोनुमा पाता है ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर, तो अगर सर्द इलाके होते हैं तो वहाँ पे डेंगू का फैलना उतना कॉमन नहीं है। वजह यह है कि ये मच्छर ही पैदा नहीं होते और ये मच्छर सर्वाइव नहीं कर पाते कोल्ड वेदर को, तो ज़्यादातर डेंगू जो है वो गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा फैलता है। और ऐसे इलाकों में डेंगू ज़्यादा होता है जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे कि अफ्रीका, जैसे कि साउथ एशिया, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा देखे गए हैं वहाँ पे डेंगू ज़्यादा फैलता है। इसके अलावा एक बड़ी अहम जो फैक्टर है वो है अर्बनाइजेशन, यानी कि जो शहरों का जो कचरा जमा होता है कहीं पर भी, याद रखिए जो कंटेनर्स हैं जहाँ पर वेस्ट जमा होता है वहीं पर ही ये मच्छर पैदा होते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं कि हमने शहरों को बहुत ज़्यादा आबाद कर लिया है, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा करी है, तो वेस्ट ज़्यादा जनरेट हो रहा है, और जब वेस्ट ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो ये जो मच्छर हैं ये भी ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और जाहिर सी बात है फिर ये इन्फेक्शन को और ज़्यादा ट्रांसमिट कर सकते हैं। तीसरा फैक्टर ओवर पॉपुलेशन भी है। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स के तहत जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पर डेंगू ज़्यादा फैलता है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन की एक बहुत ही अहम वजह है स्पेस का कम होना, पेड़ों को काटे जाना, ठीक है, अर्बनाइजेशन। और फिर जहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है कहीं पर ओवर पॉपुलेशन की वजह से सैनिटरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो मच्छर को पैदा करने में अहम अमल करती हैं और नतीजे में हम देखते हैं कि जो ओवर पॉपुलेशन है वो बल्कि मॉस्किटोज़ की भी ओवर पॉपुलेशन में अपना काम अंजाम देता है। अगला फैक्टर है लैक ऑफ क्लीन वाटर। जब तक हमें साफ़ पानी नहीं मिलेगा, हमें कचरे वाला पानी मिलेगा, तो नतीजे में ये जो मच्छर हैं ये ज़्यादा अफजाइश पाते हैं। और याद होगा आपको जिम डायनेस्टी के अंदर तो इसको कहते ही वाटर पॉइजन थे, जो पानी की वजह से होता है। तो जो पानी ख़राब होगा तो लाजमी तौर पे अगर पानी किसी जगह पर बहुत अरसे तक खड़ा रहेगा तो वहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा मच्छर पैदा होंगे, और जितने मच्छर पैदा होंगे उतना ही जो है वो इजाफा होता रहेगा इस बीमारी के अंदर। अगला एक और फैक्टर है वो है हमारी सोशो इकनॉमिक हालत। अब यहाँ पर हमें अपनी इकनॉमी को भी देखना पड़ेगा, अपने मुआशरे को भी देखना पड़ेगा कि जो हमारा मुआशरा है वो किस लेवल पर है, हमारी इकनॉमी किस लेवल पर है। जब हमारी इकनॉमी ही अच्छी नहीं है तो हमारे पास एक सही फैसिलिटी नहीं है पानी को स्टोर करने की, तो हम ओपन वाटर रखेंगे। आप देखो कि अगर पानी को जमा किया जा रहा है टायर्स वगैरह के अंदर, ओपन कंटेनर्स के अंदर, तो वहाँ पर ये मच्छर ज़्यादा पैदा होंगे। तो जो हमारी मुआशरती और जो हमारी मुआशी सूरत हाल है वो भी इसमें एक अहम किरदार अदा कर रही है। फिर एक बड़ा अहम फैक्टर है लैक ऑफ अवेयरनेस। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, सफाई नहीं रख रहे, वेस्टेज जमा कर रहे हैं। अगर वेस्टेज जमा होगा, पानी जमा होगा, तो नतीजे में ये मच्छर ज़्यादा ट्रांसमिट करेगा, और जब ये मच्छर ज़्यादा ट्रांसमिट करेगा तो जाहिर सी बात है ये वबा बन जाएगी। फिर अवेयरनेस में एक और बात भी है कि हमें जो है वो किस किस्म के कपड़े पहनने चाहिए, किस टेम्परेचर में अपने आप को रखना चाहिए। तो ये अवेयरनेस जब तक नहीं होगी, जब तक कि हम इस वबा पे काबू नहीं पा सकते। और मेरे मुताबिक जो सबसे अहम फैक्टर है फ़िलहाल जो पाकिस्तान में फैलाने में मेन किरदार अदा कर रहा है वो है ओवर बर्डन हेल्थ सिचुएशन। जो हेल्थ वर्कर्स हैं क्या उनके ऊपर बर्डन कम है? जी नहीं, उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है और बड़ी बड़ी बीमारियों को देख रहे हैं। वो बड़ी बड़ी नहीं तो बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियों को देख रहे हैं, तो वो ऑलरेडी ओवर बर्डन है। तो वो उस तरीके से इलाज नहीं प्रोवाइड कर सकते, उस तरह से अवेयरनेस नहीं पहुंचा सकते जिस तरीके से पहुंचानी चाहिए। तो ये वो 7 फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी इलाके के अंदर, ज़रूरी नहीं पाकिस्तान के अंदर, किसी भी इलाके के अंदर जो डेंगू है उसको फैलाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। याद रखिए जो फैक्टर्स इसको फैलाने में इन्वॉल्व हैं उन्हीं फैक्टर्स को हमें किसी तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। एक एक करके बात करते हैं हर एक तरीके से, जिस तरीके से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं
हम अपने आप को बचा सकते हैं इस वबा से। सबसे पहली बात, हमें प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने होंगे। हमें यहाँ पे दवाइयों का छिड़काव करना होगा, हमें स्प्रे करना होगा दवाइयों का। जो भी दवाइयाँ मच्छरों को मारने के लिए अवेलेबल हैं उनको हमें इस्तेमाल करना होगा। इलाके के अंदर जो लोग हैं, जो कमेटीज़ हैं, इलाका कमेटीज़ हैं, उन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने इलाके के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे कराएं। लोग खुद अपनी बेसिस पर कर सकते हैं, गली के लोग मिलकर जमा हो सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। याद रखिए, हम सब मिलकर अगर प्रोटेक्टिव मेजर्स इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन हम अपने इलाके को इस बीमारी से महफूज बना सकते हैं। नंबर 2, अगर आप स्प्रे नहीं कर सकते तो एक काम तो आप कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर सकते हैं। वेस्टेज कहीं पे जमा नहीं होने देना, पानी कहीं पे जमा नहीं होने देना। अगर वेस्टेज जमा होगा, पानी जमा होगा तो ये जो मच्छर हैं इनकी अफजाइश होगी, ये बढ़ेंगे, और जब बढ़ेंगे तो ये वबा ख़त्म नहीं होगी बल्कि ये आपको और मुझे भी इफ़ेक्ट कर सकती है। तो जितना हो सकता है हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए, डस्टबिन क्लियर करना चाहिए। अगर स्कूलों में हो, स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो और जो है वो जा रहे हो और देख रहे हो कि सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पर वेस्टेज जमा हो रहा है तो उसे आप क्लियर करो। जितना क्लियर आप करोगे उतना ज़्यादा आपका कॉलेज क्लियर होगा, फिर ये सोच आगे बढ़ेगी, इलाका क्लियर होगा, शहर क्लियर होगा और इंशाल्लाह इस बीमारी से हम बच पाएंगे। तीसरा काम, अपने आप को हिफाजत करने के लिए हम एक मॉस्कीटो रिपेलेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मॉस्फेल जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिए। अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हम जो है वो मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीक़ेकार है जिससे एटलीस्ट हम अपने आप को या कुछ लोगों को सेव रख सकते हैं। मच्छर होगा भी, जाहिर सी बात है, रिपेलेंट से वो आपके करीब नहीं आएगा, आपको काटेगा नहीं और इन दी एंड जो ट्रांसमिशन है इस डिज़ीज़ की वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। नंबर 4, आप प्रॉपर क्लोथिंग करें। प्रॉपर क्लोथिंग से क्या मुराद है? मैं जानता हूं कि टेम्परेचर ऐसा होता है अक्सर कि हम फुल स्लीव्स नहीं पहन पाते, या फिर अगर हम कैजुअल होते हैं तो हम जो है वो शॉर्ट्स पहन रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो वक्त है वो इस मेजर का भी है कि आप ये वाला प्रोटेक्टिव मेजर लो कि आप प्रॉपर क्लोथिंग करें। स्लीव्स होनी चाहिए कंप्लीट, कम से कम एरिया एक्सपोज होना चाहिए मच्छर के लिए कि वो आपको काट सके। ठीक है, सॉक्स का इस्तेमाल करें, हो सके तो ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ऐसे इलाके में जहाँ पर डेंगू ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है तो आप इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। जितना अपने आप को कवर रखोगे उतना कम चांसेस हैं कि ये मच्छर आपको काटे और फिर उतना कम चांस है कि ये बीमारी जो है वो फैले। तो प्रॉपर क्लोथिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और आखिरी जो सबसे ज़रूरी बात है, अवेयरनेस फैलानी है, लोगों को इस बीमारी के बारे में आगाह करना है कि जो बीमारी है वो कितनी डेंजरस हो सकती है अगर हम ख्याल ना करें और कितनी आसानी के साथ हम इससे बच सकते हैं अगर इन प्रोटेक्टिव मेजर्स पर हम अमल करें। तो अवेयरनेस को स्प्रेड कीजिए। आप पढ़े लिखे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर आयद होती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको इस वीडियो से मिली है ये दूसरों तक पहुंचाइए, उन तक ये अवेयरनेस पहुंचाइए कि ये बीमारी क्या है, इससे डरना नहीं है, इससे घबराना नहीं है और इससे किस तरीके से लड़ना है, इससे किस तरीके से बचना है। ठीक है, और आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो बिल्कुल इसे आप शेयर कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए ताकि अवेयरनेस में इजाफा हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफ़िज़।